दोस्तों, आइए हमारे यूट्यूब चैनल और साइंस विथ राजन सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 10 के जो बायोलॉजी का जो पढ़ना होता है, पुष्प में जो जनन की प्रक्रिया होती है उसको हम देखेंगे। आज ये पुष्प में जनन की प्रक्रिया कैसे होती है देखिएगा। जो पुष्प होते हैं उसका बनावट कुछ इस तरह से होता है। पुष्प इस तरह से होकर करता है, बनाया भी इसी तरह से जाता है। समझने के लिए, जो पुष्प हैं इनके जो सबसे नीचे वाले जो जड़ होते हैं इसको हम वृंत कहते हैं। इसका नाम होता है वृंत। उसके बाद इससे थोड़ा सा ऊपर जाइएगा तो यह जो मोटा वाला जो भाग देख रहे हैं इस भाग का नाम हो जाता है पुष्पासन। पुष्पासन। उसके बाद यह जो बाहर के तरफ आप पत्ती देख रहे हैं, ये जो पत्ती बाहर के तरफ है उसको हम बाह्य दल कहते हैं। बाह्य दल या बाह्य पंखुड़ी हम कह सकते हैं। उसके बाद देखिएगा ये अंदर की तरफ जो पंखुड़ी है, ये अंदर की तरफ जो पत्ती दिख रहा है इसको हम केवल दल पुंज कह सकते हैं। केवल दल ही कहिए इसको। ये बाहर की तरफ जो पत्ती होता है इसको बाह्य दल कहा जाता है, और जो पत्ती अंदर की तरफ होता है उसको केवल दल कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो ये जो पुष्प में बेसिकली जो भाग होते हैं पुष्प का वो दो भागों में बटा होता है। यानी जो जनन का भाग होते हैं पुष्प का वो दो भागों में बटा होता है। एक होता है नर भाग और दूसरा होता है मादा भाग। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इस वाले भाग का जो नाम है, इस वाले भाग का नाम हो जाता है परागकोश। परागकोश। उसके बाद इसकी जो टहनी है अंदर के तरफ इसका नाम हो जाता है तंतु। इसका नाम हो जाता है तंतु। ये दोनों जो मिलते हैं तो दोनों को कहा जाता है, इन दोनों भागों को कहा जाता है पुंकेसर। यानी पुंकेसर जो होते हैं ये पुष्प का नर भाग होता है, और पुंकेसर के अंदर दो चीज़ आते हैं, एक होता है परागकोश और दूसरा होता है टहनी। उसके बाद देखेंगे इसका कार्य क्या होता है। अब देखिएगा, यह जो बीच वाले भाग देख रहे हैं यह नर भाग होता है। यह जो बीच वाले भाग देख रहे हैं यह मादा भाग होता है। पुष्प का जो मादा भाग होते हैं, ये जो बीच वाले देख रहे हैं इसके सबसे ऊपरी भाग को, यानी सबसे जो कगार में इसका भाग होता है इसका नाम हो जाता है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र इसका नाम हो जाता है। उसके बाद इसकी टहनी को जब देखिएगा तो इस टहनी का नाम हो जाता है वर्तिका। उसके बाद जब यह नीचे आता है तो नीचे यहाँ जो भाग है यह भाग का जो नाम हो जाता है, इस भाग का नाम है अंडाशय। ये वाला जो देख रहे हैं अंडाकार रूप का, इसका नाम हो जाता है अंडाशय। पुष्प का जो मादा वाले भाग होते हैं यह तीन भागों में बटा होता है। एक होता है वर्तिकाग्र, यानी जो भाग सबसे कगार पर होता है, लास्ट में होता है, सबसे ऊपर वाले भाग उसको वर्तिकाग्र कहा जाता है। इसकी जो टहनी है, इसकी जो डाली है इसको वर्तिका कहा जाता है। और उसके बाद ये जो सबसे नीचे आया है तो ये वाला गोलाकार जो भाग है अंडे के रूप का, इसका नाम हो जाता है अंडाशय। ये तीनों मिल करके इसका नाम क्या हो जाता है, स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर। यानी स्त्रीकेसर जो है यहाँ फूल का मादा भाग होता है, और जो पुंकेसर होते हैं यह फूल का नर भाग होता है। समझ रहे हैं ना। अब देखिए, ये जो सबसे नीचे वाले भाग होते हैं पुष्प का, ये वृंत कहलाता है। जो डाली होती है जिसको हम लोग फूल अगर रखे होंगे तो फूल पकड़ के रखते हैं, जिस टहनी को हम पकड़ते हैं उसका नाम होता है वृंत। वृंत से ऊपर जाइएगा तो गोलाकार एक भाग आपको दिखाई देगा खूब बड़ा सा, उसका नाम हो जाता है पुष्पासन। इसका नाम पुष्पासन इसलिए है क्योंकि पुष्प का जो आसन है, यानी पुष्प जो बैठा हुआ है इसी पर बैठा हुआ है, इसलिए इसका नाम हो जाता है पुष्पासन। उसके बाद इससे ऊपर जाइएगा तो बाह्य दल पुंज होते हैं। ये बाहर की तरफ जो भी आपको पत्ती देखने को मिलेगा यह पत्ती बाह्य दल कहलाता है।
उसके बाद जब जाइएगा तो अंदर की तरफ आपको पत्ती देखने को मिलेगा, खूब सुंदर सुंदर पत्ती यहाँ दिखाई देता है। और यह जो पत्ती का नाम है यह केवल हम दल कह सकते हैं, दल पुंज भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि पत्ती बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है इसलिए इसको दल पुंज भी कह सकते हैं। अब देखिएगा यह जो अधिकांशतः ये बाह्य दल जो देख रहे हैं, बाहर की तरफ वाला जो नीचे की तरफ वाला पत्ती होता है, यह बेसिकली हरा कलर का देखा जाता है। और इसके बाद जो है दल पुंज यानी ऊपर वाले जो पत्ती हैं, अंदर वाले पत्ती, यही रंगीन भाग होता है। पुष्प का जो आकर्षण वाले भाग होते हैं, यानी पुष्प में जो रंगीन वाले भाग होते हैं, यही भाग होता है दल पुंज, समझ रहे हैं ना। यही पुष्प का आकर्षण वाले भाग होते हैं, यही लाल पीला हरा कोनो कलर का हो सकता है, यही आकर्षण केंद्र होते हैं पुष्प का। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे ई वाले जो भाग देख रहे हैं चारों तरफ, ई वाले भाग को हम टोटल मिलाए कहते हैं पुंकेसर। और जो पुंकेसर होते हैं यह पुष्प का नर भाग होता है। इसमें दो चीज़ मिले रहते हैं, एक जो सबसे ऊपर वाले भाग देख रहे हैं यह पराग कोश होता है। इसी पराग कोश के अंदर पराग कण पाए जाते हैं, इसी पराग कोश के अंदर पराग कण पाए जाते हैं। उसके बाद नीचे जब आइएगा तो इसका नाम हो जाता है तंतु। ये जो तंतु है ना, ये पोषक तत्वों को पराग कोश तक ले जाने का काम करता है। यह केवल एक रास्ता है जो पोषक तत्वों को क्या करेगा, ऊपर ले जाएगा, पराग कोश तक ले जाएगा। और पराग कोश के अंदर पराग कण पाया जाता है। इसी पराग कोश के अंदर क्या पाया जाता है, पराग कण। यही जो पराग कण होते हैं, जैसे मनुष्य में जन्म की प्रक्रिया के लिए शुक्राणु होते हैं, उसी तरह पुष्प में जन्म की प्रक्रिया के लिए जो इसका मेल भाग से जो होते हैं, यानी नर भाग में जो पराग कोश में होते हैं, वो क्या होता है, पराग कण होता है। अब देखिएगा यह जो बीचों बीच वाले भाग देख रहे हैं, यह पुष्प का मादा भाग होता है। यह भी 3 भागों में बटा होता है। सबसे ऊपर वाले भाग का नाम हो जाता है वर्तिकाग्र। उसके बाद वाले जो भाग हैं उसका नाम हो जाता है वर्तिकाग्र। और सबसे नीचे आइएगा तो अंडाकार एक रूप मिलेगा, अंडाकार आकृति मिलेगा, इसका नाम हो जाता है अंडाशय। ये तीनों मिल करके स्त्रीकेसर, यानी स्त्रीकेसर जो होते हैं वह पुष्प का मादा भाग होता है। अब देखिएगा इसमें कैसे जनन की प्रक्रिया होती है। तो होता क्या है कि यह तो देख रहे हैं जो पुंकेसर, यह पुष्प का नर भाग है और पराग कोश के अंदर पराग कण पाए जाते हैं। होता क्या है कि यही जो पराग कण है, यह पराग कण जाता है वर्तिकाग्र के पास, इस वाले का भाग। इस पराग कोश से पराग कण निकलेगा और जाएगा यहाँ पे वर्तिकाग्र के पास। और वर्तिकाग्र में बहुत सारे चिपचिपा द्रव के जैसे रहते हैं। अब यहाँ पे ही पराग कण आके इसमें चिपक जाता है और इसके अंदर जो देख रहे हैं वर्तिका, इसमें द्रव टाइप का रहता है, समझ रहे हैं। और इसी के माध्यम से जो पराग कण है वो आ जाता है अंडाशय में। और जब अंडाशय में आता है ना, तो अंडाशय में अंडाणु होते हैं और वही पराग कण जो है आएगा अंडाशय में। अंडाशय में अंडाणु होते हैं, बहुत सारे बीजांड होते हैं और वहीं पे मिलेगा और मिल करके युग्मनज का निर्माण करेगा। और युग्मनज का जब निर्माण करेगा तो बीजांड जो है वह भ्रूण में बदल जाएगा और वहीं विकसित होकर के बाद में फल में परिवर्तित हो जाता है। यही जो भाग है यही विकसित होकर के बाद में फल में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिएगा यह जो पराग कण जो है, ये पराग कोश से निकल के अपने आप नहीं चला आता है, यह कौन माध्यम के जरिए से आता है। जैसे मान लीजिए अगर तीव्र गति से हवा चल रहा है तो यह जो पराग कोश है यह वर्तिकाग्र से सटेगा, तभी जो है इसमें से पराग कण निकल के इसमें चिपक जाएगा। नहीं तो मान लीजिए मधुमक्खी वगैरह अगर इस पर बैठ रही है पराग कोश पर से, तो उसके पैर वगैरह में पराग कण सट जाते हैं और यही पराग कण जो है ये उस वर्तिकाग्र पर चला आता है। या बारिश वारिश जब भी होता है तो पानी के माध्यम से भी सट छूट के इसमें पराग कण जो है वर्तिकाग्र तक चला आता है। ये जो पराग कोश से पराग कण को निकल करके और वर्तिकाग्र तक आने की जो प्रक्रिया है, इसको हम लोग परागण कहते हैं। पराग कोश से पराग कण को निकल करके और वर्तिकाग्र तक आने की जो प्रक्रिया है, इसको हम लोग परागण कहते हैं। परागण समझ रहे हैं ना। ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव यह होता है कि पूछता है क्वेश्चन कि
परागकोश से परागकण को निकलकर और वर्तिकाग्र तक आने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो परागण कहा जाता है। अब देखिएगा ये जो देख रहे हैं आप पुंकेसर वाले भाग, इसकी संख्या पुष्पों में ज़्यादा होती है, और यह जो देख रहे हैं बीच वाले भाग जो मादा वाले स्त्री केसर है, इसकी संख्या बहुत कम होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो स्त्री केसर है इसकी संख्या एक एक है, और इसके अगल बगल में जो पुंकेसर है इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। इसमें भी हम लोग के जैसा लिंगानुपात क्या है? कम में लग रहा है। लिंगानुपात समझते हैं ना, यानी 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। अगर महिलाओं की संख्या ज़्यादा रहेगी तो हम कहेंगे लिंगानुपात ज़्यादा है, और अगर महिलाओं की संख्या पुरुष की अपेक्षा कम रहेगा तो कम रहेगी तो हम लोग समझेंगे क्या है कि लिंगानुपात कम है। अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्त्री केसर जो है ये मादा भाग है, एक एक बेचारी इसमें मादा भाग है, और चारों तरफ से ये नर भाग क्या किया हुआ है? घेरे हुआ है, और तब जाके इसमें जनन की प्रक्रिया हो पाती है। वही चीज़ यहाँ पे सेम टू सेम लिखा हुआ है कि पुष्प के जनन भाग, तो ये जनन भाग इसके दो होते हैं, एक होता है पुंकेसर और दूसरा होता है स्त्री केसर। पुंकेसर के अंदर परागकोश और तंतु आ जाते हैं। ये जो देख रहे हैं पुंकेसर के अंदर परागकोश आ जाएगा और तंतु आ जाएगा। दूसरा जो भाग होते हैं वो होता है स्त्री केसर। ये स्त्री केसर के अंदर 3 गो भाग आता है। एक होता है वर्तिकाग्र, यानी जो ये बीच वाले मादा वाले भाग है इसके सबसे लास्ट वाले भाग को हम वर्तिकाग्र कहते हैं। उसके बाद वर्तिका, इसकी टहनी को वर्तिका, और सबसे नीचे आइएगा तो यह अंडाशय हो जाता है। उसके बाद देखिएगा तो पुष्प जो होते हैं यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है एक लिंगी और दूसरा होता है द्विलिंगी। तो वैसे पुष्प जिसमें कौनों एगो लिंग पाया जाता हो उसको एक लिंगी कहेंगे। एक लिंगी में पपीता वगैरह, तरबूज वगैरह आ जाता है। उसके बाद एक होता है द्विलिंगी पुष्प। तो वैसे पुष्प जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं, यानी नर भाग भी और मादा भाग भी, उसको द्विलिंगी पुष्प। जैसे मान लीजिए गुड़हल हो गया, सरसों हो गया, ये सब द्विलिंगी पुष्प होते हैं। वही चीज़ कुछ लिखा हुआ है कि पुष्प का जो मादा भाग होते हैं वो वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होता है और अंडाशय होता है। पुष्प का नर भाग जो होता है वो नर भाग में परागकोश आते हैं और तंतु आते हैं। आप चाहेंगे तो इसके बारे में एक और लाइन भी लिख सकते हैं जैसे पुष्प का नर भाग में परागकोश और तंतु होते हैं। वही चीज़ वो लिखे हुए हैं परागकोश में। परागकोश के बारे में लिखा हुआ है कि इसमें परागकण होते हैं जो पीले रंग का होता है। जो परागकण होते हैं वो बेसिकली पीले रंग का ही पाया जाता है। परागकण वर्तिकाग्र से होते हुए अंडाशय तक पहुंचते हैं। यह जो परागकण है वर्तिकाग्र तक जाएगा और वर्तिकाग्र से होते हुए कहाँ तक आएगा? अंडाशय में आएगा। अंडाशय तक पहुंचते हैं और युग्मनज का निर्माण होते हैं। दोनों मिलेगा तो युग्मनज कहलाएगा। बीजांड में भ्रूण का विकसित होता है और यही जो बीजांड है बीज में बदलते हैं, और जो अंडाशय है मेरा परिपक्व होकर के फल का निर्माण हो जाता है, यानी फल में बदल जाते हैं। जो तंतु होता है ये पोषक तत्वों को परागकोश और परागकण के विकास के लिए पहुंचाने का कार्य करते हैं। चलिए आज का मेरा जो टॉपिक है यहीं इसका बनावट, यहीं इसका पूछता है क्वेश्चन वगैरह में, तो हम बेसिकली यही चीज़ लिख देंगे, और चाहेंगे तो इस चीज़ भी लिख देंगे आराम से। मेरा अगर 5 नंबर का पूछता है तो 5 नंबर आराम से मिल जाता है।